नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइन यूपीपीसीएल TG2 ALP एंड टेक्नीशियन इंडियन नेवी ट्रेड्समैन और साथ ही साथ NPCIL के लिए नॉन टेक की क्लासेज शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी के एग्जाम में सेम सिलेबस है और पूर्णतः ITI आधारित परीक्षाओं में सभी प्रकार के नॉन टेक के जो होते हैं रीजनिंग में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, सभी का सिलेबस या एग्जाम का लेवल एक जैसा रखा जाता है। साथ ही एडमिन एंड अलाइन यानी कि DRDO A&A पोस्ट के लिए जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उनके भी नॉन टेक का लेवल यही रहने वाला है। आप पुराने पेपर देख सकते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं DRDO ने हूबहू वैसे ही क्वेश्चन पूछे हैं और NPCIL इंडियन नेवी ट्रेड्समैन सभी में एक जैसा क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए आज से क्लासेज को रेगुलर करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, लाइक शेयर तो आपको करना ही है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, अच्छा रिस्पांस मिलेगा। क्लासेज आपके लिए रेगुलर होती जाएगी। कम व्यूज आते हैं या फिर रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता तो फिर आप भी समझते हैं डीमोटिवेट होना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आई होप आप भी कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन असिस्टेंट लाइनमैन यानी कि ALP टेक्नीशियन के पेपर में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेलवे ALP एंड टेक्नीशियन CBT 2 के एग्जाम में आया था। 4:5 का प्रतिलिपि अनुपात कौन सा है? तो ये ऐसा पूछना चाह रहा है कि निम्न में से जो 4 आपके सामने ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे हम 4:5 में काट सकते हैं। तो देखिए 4:5 ये कोई संख्या नहीं दे रखी, ये तो सेम आंकड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर डी उल्टा लिखा है। अब देखिए आप 64 और 125 को काट के देखिए क्या 4:5 बनता है? तो आप कहेंगे नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए 16:25 दे रखा है, यदि हम इसे काटते हैं तो ये 4 और ये 5 बनता है। 4:5 ऐसे लिखा हुआ है ना, समझ रहे हैं ना। अब देखिए 64 और 1 को काटते हैं, मान लेते हैं इसे मैं 8 से काटता हूँ 8 बार और इसे हम 5 से काटते हैं 25 बार, यानी कि 8:25 बनता है, ना कि 4:5। तो हमें 4:5 बनाना है। ऑप्शन नंबर ए इन्होंने राइट माना है और यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जब दिया गया कार्य सबसे अधिक होगा तब बल की रेखा या बल की दिशा और विस्थापन की दिशा का कोण कितना होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये ऐसा कहना चाह रहा है, ये आपकी लाइन एकदम सीधी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और आपने कोई काम किया। पहले तो मैं आपको विस्थापन बताना चाहूँगा, विस्थापन होता क्या है। मान लीजिए ये क्षितिज रेखा है और यहाँ से आपने चलना शुरू किया है, यहाँ से आपने चलना शुरू किया, आप पहले यहाँ तक गए, आपने 5 किलोमीटर की दूरी तय की, ऐसे यहाँ आप पहुँचे। उसके बाद आप इधर मुड़ गए ऊपर की तरफ और इधर चलने लगे, यहाँ आप 4 किलोमीटर चले। तो ये आपने कुल दूरी तय की है 9 किलोमीटर, ये वाली आपने दूरी तय की है। कितनी दूरी आपने तय की है? तो आप कहेंगे 5 ये और 4 ये। लेकिन विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है जहाँ से आपने शुरू किया है और जहाँ आपने काम खत्म किया है उन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी नहीं। अधिकतम तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी काउंट कर सकते हैं, हो सकता है आप दूर से होकर यहाँ तक काउंट करें, ऐसा नहीं करना है। न्यूनतम दूरी यानी कि इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा, वो होती है विस्थापन। विस्थापन इन्होंने कहा है कि जब हम काम को अधिक करेंगे तो विस्थापन का कोण कितना होगा। तो मैं इसे इरेज करके आपको समझाना चाहूँगा, या आपसे ये क्या पूछना चाह रहा है। ये कह रहा है आपने काम ज़्यादा किया है। तो पहले मान लेते हैं ये रेखा थी, आप इस रेखा पे यहाँ तक चले तो विस्थापन कितना है? विस्थापन क्या है? इतना है। फिर मान लेते हैं आप यहाँ मुड़ गई तो विस्थापन ये वाली रेखा बनेगी। अब ये कह रहा है आपने अधिक काम किया, तो मान लेते हैं आप ज़्यादा चले हैं। ज़्यादा कैसे चले हैं? आपने इस बिंदु से चलना शुरू किया है, इस बिंदु से चलना शुरू किया, यहाँ तक पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे और फिर वापस आप इसी बिंदु तक आ गए। तो आपने काम तो ज़्यादा किया है ना, एक दूरी चली, 2 चली, 3 चली, लेकिन विस्थापन आपका क्या है? तो आप कहेंगे विस्थापन तो 0 है, क्योंकि विस्थापन होता है शुरू की गई बिंदु से लेकर खत्म किए गए बिंदु तक दूरी। आपने यहीं से शुरू किया है और यहीं खत्म हो गई, तो आपकी
क्या होगी, 0 एंगल का होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। लेकिन यदि आप काम कम करते हैं तो विस्थापन ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आप अपना काम ज़्यादा करते हैं विस्थापन कम होता जाता है। एक और उदाहरण दूंगा ताकि आप अच्छे से ALP की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मेरा पूरा लेक्चर जो मैं बीच में दे रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडमिन वाले स्किप कर सकते हैं यदि उनको समझ आ गया है तो, क्योंकि उनके हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। अब मान लेते हैं कि यहाँ से आपने चलना शुरू किया, इस बिंदु से यहाँ तक चली, ये आपकी 4 किलोमीटर की दूरी चली और यहीं आपने खत्म कर दी तो विस्थापन आपका 4 किलोमीटर है। लेकिन आप यहाँ और चले 5 किलोमीटर तो अपनी दूरी चली है 9 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन ये वाला होगा, ये वाला। मान लेते हैं ये 3 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, तो 3 और 5 का विस्थापन कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 25 और 9 यानी कि 16 यानी कि 4 किलोमीटर आ जाएगा। आपने दूरी की है 8 किलोमीटर चले हैं लेकिन विस्थापन 4 किलोमीटर हुआ है। आप समझ सकते हैं जितना ज़्यादा काम करेंगे विस्थापन कम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिए और हमारी नॉन टी की एक PDF है जिसमें 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप उसे परचेज कर सकते हैं। लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही जनरल इंग्लिश का नाम मात्र के कोर्स में आपको शुल्क में आपको एक कोर्स मिलने वाला है, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उस कोर्स को ज्वाइन कर दीजिए। पूरे 12 महीने इसकी वैलिडिटी रहेगी। IIT आधारित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूरा आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक सांकेतिक भाषा में कह देता है कि प्लस को आपको गुणा मानना है। जहाँ जहाँ इस लाइन में यहाँ इस क्वेश्चन में प्लस लिखा हुआ है ना, उस जगह आपको गुणा मानना है। प्लस की जगह क्या मानना है, गुणा मानना है। और माइनस की जगह आपको मानना है प्लस, माइनस की जगह आपको प्लस मानना है। गुणा की जगह आपको भाग मानना है, गुणा की जगह क्या मानना है, भाग मानना है। और वहीं भाग की जगह क्या मानना है, भाग की जगह ये कह रहा है घटाव का चिन्ह मानना है। ऐसा करके इस क्वेश्चन को आप हल कीजिए। तो अभी कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो देखिए क्या हुए, क्वेश्चन क्या है, मैं अलग पेन से लिखूंगा ताकि आप भी समझ पाएँ। क्वेश्चन कह रहा है 8 - 4 × 2 भाग है या फिर जोड़ है, समझ ही नहीं आ रहा है। चलिए एक बार मान लेते हैं जोड़ है और 6। तो बताइए क्या आएगा। तो हम कह देते हैं बोर्ड मास का नियम कहता है पहले हमें भाग करना है और इसमें भाग का चिन्ह कौन सा होगा। इसने कहा है आपको भाग यानी कि गुणा वाला निशान है उसे भाग मानना है, तो इसका मतलब यहाँ भाग का चिन्ह है। तो 4 भाग करेंगे 2 से तो क्या बना, आप कहेंगे 2 बन गया। यहाँ अब आपकी संख्या क्या हो गई, हमारी संख्या हो गई 8 - 2 + 6। अब नीचे वाली को भूल जाने, अब आपकी नई संख्या ये है। अब देखिए दूसरे में आता है बोर्ड मास का नियम, ब्रैकेट ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको ओब्लिक के बाद डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई क्या है, प्लस का निशान यानी कि गुणा का निशान है, तो प्लस यहाँ लगा हुआ है, यहाँ गुणा होगी। 6 × 2 हो जाएगा आपके 12 और 12 में से आपको 8 घटाना नहीं है। माइनस का मतलब है प्लस यानी कि 8 जोड़ना है, 12 और 8 जोड़ेंगे 20। अब चलिए मैं आपको एक बार फिर से समझाऊं, टाइम तो हो गया लेकिन मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन अच्छे से करना चाहूँगा। क्वेश्चन आपका है 8 - 4, उसके बाद आपकी, मैं देखना चाहूँगा क्वेश्चन गलत ना हो जाए, इंटू 2, उसके बाद देखिए क्या दे रहा है +6। तो +6 इसको आपको सोल्व करना है। इसने कह दिया है कि गुणा की जगह आपको मानना है भाग, प्लस की जगह आपको मानना है गुणा, और ये आपको चेंज करके करना है। आप कर लीजिए, हो जाएगा आंसर, बस निशान चेंज करने हैं, जैसा इसने कहा है वैसा कर दीजिए। नया क्वेश्चन है कि x के पास 60 सिक्के हैं जिनमें से 1/2 सिक्के हैं भारतीय हैं, 1/6 अमेरिकन है। तो बताइए अन्य सिक्के कितने हैं। तो मैं आपको बता दूं टोटल सिक्के हैं उसके पास 60 सिक्के हैं। इस 60 का 1/2 यानी कि आधा, 1/2 यानी कि आधा, यानी कि 30 सिक्के इसके पास भारतीय हैं। अब इसके पास 1/6 सिक्के हैं वो है अमेरिकन। तो मैं चलिए, इसने क्या पूछा है आपसे, अन्य सिक्के पूछे हैं, तो एक अलग शॉर्ट तरीका बताऊंगा जैसा कि मैं करता आया हूं, आप भी उसी तरीके से कीजिए। आपको क्या करना है, अन्य सिक्के ज्ञात करने हैं, तो पहले 1/2 और 1/6 को जोड़ लीजिए। तो आप कहेंगे एलसीएम तरीके से हम जोड़ लेते हैं, तो आपकी कितना आएगा, 3/2 आएगा शायद, कर दीजिए। अभी मेरी कैलकुलेशन की हुई नहीं है, आप करके देख लीजिए। 3/2 आना चाहिए, 6 आपकी 3 +
तो एक बार मैं मान लेता हूँ 2/3 आएगा। आप करके, आपके पास कॉपी होगी, करके देख लीजिए। मेरी स्क्रीन में नहीं होता है इतना कैलकुलेशन, समझ रहे होंगे, तो आपको छोटा छोटा मेरा सपोर्ट भी करना है। तो कर लीजिए कैलकुलेशन। जैसे ही कैलकुलेशन हो जाएगी तो ये आगे आपके पास सिक्के। अब आपको क्या करना है, 60 का 2/3 निकालना है। 60 का 2/3 निकालेंगे तो 3 से कट जाएगा 20, और ये 20 की गुणा हो जाएगी 40, यानी कि इसके पास भारतीय और अमेरिकन सिक्कों को जोड़े तो 40 सिक्के हैं। टोटल इसके पास 60 है, भारतीय और अमेरिकन को मिलाए तो इसके पास 40 सिक्के, यानी कि अन्य सिक्के इसके पास 20 होंगे। आई होप आप सभी कर लेंगे। क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी जरूर कर दीजिए, आपका हर लाइक हमें मोटिवेट करता है। अब देखिए नया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं लिखना चाहूँगा। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वेन आरेख आपको भोजन भोजन नहीं लिखा हुआ है, सॉरी, मैं आपको एक जो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है वही बताना चाहूँगा। इसने कह रहा है निम्न में से कौन सा वेन आरेख खाना खाना सेव खाना सेव व फल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, खाने की चीज़ें होती है जैसे सब्जियां, फल, फ्रूट, उनका आपको वेन आरेख का क्वेश्चन करते समय आपको देखना है, जो तो आपको 3-4 शब्द दे रखे हैं वो आपस में उनका रिलेशन कैसा है। तो हम कहेंगे सब ये तीनों चीज़ें आपके खाने की है। खाने की चीज़ों में आपके फल आता है, सब्जियां आती है, और भी चीज़ें आती हैं। उन चीज़ों में, खाने की चीज़ों में आपके आते हैं फल। और सेव क्या है, सेव एक फल है। तो ये वाला डायग्राम बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आपको पहले जो 3-4 वर्ड दे रखे हैं उनका रिलेशन देखना है, वो आपस में कैसे उनका संबंध है। तो हम कहेंगे सारी ये चीज़ें हैं वो खाने की चीज़ें हैं। सेव को खा सकता हूँ मैं, फल को, किसी भी फल को खा सकता हूँ। तो मैंने एक सर्किल बनाया, वो पहले वाला जो बड़ा वाला सर्किल है वो खाने का सर्किल है। किसका है, आप कहेंगे खाने का। उसके बाद जो है वो फल का है, फल खाने के अंतर्गत आता है। और सेब है वो फल के अंतर्गत आता है। सेब वैसे तो फल में सब आते हैं, आम, केला, चीकू, सेब, लेकिन सेब वो अंतर्गत आता है, इसलिए मैंने ये वाला डायग्राम बनाया है। ये भी एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी 2 में पूछा गया प्रश्न है। ये वाला क्वेश्चन एएलपी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यूपीपीसीएल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एएलपी टेक्नीशियन के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी तीनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उस प्रोग्रामिंग कोड के भाग को क्या कहते हैं जिसे क्षति पहुंचाने के लिए किसी प्रोग्राम में डाला जाता है। अब मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास एक मोबाइल है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसमें हमने एक वायरस इंस्टॉल कर दिया ताकि आपकी डेटा को वो चुरा सके या आपके डेटा को क्षति पहुंचा सके, हानि पहुंचा सके। तो जब प्रोग्रामिंग कोड के भाग को उसे कहते हैं वायरस। वो एक वायरस होता है जो आपके डाटा को लीक कर देता है। और जो हैकर होते हैं वो आपके डाटा को हैक करने के लिए जो ये वायरस इंस्टॉल करते हैं, या फिर आपको ईमेल मैसेज करके, यदि आपको कुछ रुपए का लालच देकर यदि आपके सॉफ्टवेयर को हैक करते हैं, तो इस प्रक्रिया को फिशिंग कहा जाता है। फिशिंग फिशिंग यानी कि दाने डालना। जैसे मछलियों को पकड़ने के लिए एक क्या करता है मछुआरा, जैसे दाने डालता है या फिर लालच देता है, उसी प्रकार से एक हैकर आपके सॉफ्टवेयर को हैक करने के लिए आपको लालच देगा। तो ये वायरस होता है। आई होप ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, साथ में फिशिंग भी आपको बता दिया है क्या होती है, क्योंकि यूपीपीसीएल में एग्जाम में आ सकता है। नया क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाकी से अलग आकृति चुनिए, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे अलग कौन है। तो मैं ये क्वेश्चन जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। पहले वाले में देखिए आप क्या देखेंगे, 2 इसमें है ना 4 बने हुए सर्किल, 2 बने हुए त्रिभुज, 2 बने हुए डी, है ना, इतना आपको नोट कर लेना है। फिर ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाइए, इसमें भी क्या है, 2 बने हुए त्रिभुज, 4 बने हुए सर्किल और 2 बने हुए डी। आगे भी जाइए, इसमें भी 4 सर्किल, 2 डी और 2 त्रिभुज बने हुए। लेकिन आप जब भी ऑप्शन नंबर बी की तरफ आते हैं तो इसमें 3 सर्किल है, 3 डी है और 3 ही त्रिभुज है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही बाकी आकृतियों से अलग है। आई होप यहाँ तक भी आपने सीख लिया होगा। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए यार, बहुत कम रिस्पॉन्स देते हो आप। मेहनत तो हम करते हैं, रिस्पॉन्स तो दे दिया करो। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन इमेज, यानी कि ये जो आपको आकृति दे रखी है इसे बनाने के लिए कितनी रेखाओं की या कितनी लाइन की आवश्यकता होगी। तो मैं तो इस क्वेश्चन को मैंने अभी तक सॉल्यूशन नहीं किया है, आपके सामने करके बताऊंगा ताकि आकृतियाँ काउंट हो जाए, है ना। इतनी मेहनत मैंने पीछे नहीं की है। एक आकृति, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 4 रेखा हो गई। उसके बाद देखते हैं 5 रेखा, 6 रेखा, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लाइन की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है
इस लाइन यानी कि इस इमेज को बनाने के लिए हमें 12 रेखाओं की आवश्यकता होने वाली है। डायग्राम में आप काउंट करके कर सकते हैं। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष दे रखा है। आपको कहा है कि एक बाप है और एक उसका पुत्र है, दोनों की उम्र को यदि हम जोड़ लेते हैं तो हमारे पास टोटल आता है 60। जैसे मेरी उम्र मान लेते हैं 20 वर्ष है, मेरे पापा की उम्र मान लेते हैं 40 वर्ष है, दोनों की उम्र को जोड़ते हैं तो आता है 60। अब कह रहा है अब से 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:2 हो जाएगा। उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये x उसके पिता की उम्र है, इसमें भी 5 वर्ष जुड़ेगा, बेटी की उम्र में भी 5 वर्ष जुड़ेगा। तो मैं कर देता हूँ, x में 5 वर्ष जोड़ दिया और y में भी 5 वर्ष जोड़ दिया। अब दोनों की उम्र में कितना होना चाहिए? तो हमें पता है x और y को जोड़ते हैं तो पहली समीकरण कह रही है कि 60 आएगा। 5 और 5 होते हैं 10, यानी कि दोनों को जोड़ने पर आएगा 70। समझ गई? 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र में 5-5 जुड़ जाएगा, यानी कि दोनों की उम्र का अनुपात 5 वर्ष बाद 70 हो जाएगा। तो चलिए हमारे पास बस समीकरण आ गई है, आंसर बन जाएगा। हमारे पास ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद x और y यानी कि पिता और पुत्र की उम्र को यदि 5 साल बाद जोड़ेंगे तो 70 आएगा। हमें पता है टोटल 70 है और अब किसकी निकालनी है? पुत्र की निकालनी है। तो हम पुत्र की 5 साल बाद अभी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 5 वर्ष बाद की है। समझ गए ना? मैं जो एक एक वर्ड कह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। देखिए टोटल उसकी उम्र कितनी है? तो आप कहेंगे 70 वर्ष है। और आपको पुत्र की निकालनी है। पुत्र का रेशियो कौन सा है? तो आप कहेंगे 5:2। पहले दे रखा है पिता, दूसरा पुत्र, यानी कि दूसरा वाला रेशियो पुत्र का होगा। तो पुत्र के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट्टे में आपको वो रेशियो रखना होता है जो दोनों का योग होता है। 5 और 2 को जोड़िए, यानी कि इन दोनों को जोड़िए। 5:2 रेशियो कितने हो जाएंगे? 7 रेशियो। अब कट कर दीजिए 10 और बेटे की उम्र आ गई 20 वर्ष, यानी कि आज से 5 साल बाद बेटे की उम्र होगी 20 साल, पिता की उम्र होगी 50 साल। अब आज की पूछी है, यानी कि 5 साल पहले की पूछी है, तो 20 में से 5 कम कर देंगे, यानी कि पुत्र की अभी उम्र है 15 वर्ष और पिता की अभी उम्र कितनी है? तो आप कहेंगे 45 वर्ष, क्योंकि 15 और 45 होते हैं 60 वर्ष। आई होप इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, लाइक भी कर दिया होगा समझने की खुशी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन है रीजनिंग का। कह रहा है उस शब्द का चयन करें जो उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले संबंधित से। तो देखिए क्या कह रहा है, तरल है, तरल संबंधित है आपके तेल से, तो गैस किससे संबंधित होगा? तो आप ऑप्शन में देखिए, ईंधन से गैस संबंधित होगा क्या, ठोस से होगा या स्थिति से होगा या हवा से? आप सभी पहचान जाएंगे कि जैसे तरल यानी कि लिक्विड तेल से संबंधित है तो गैस आपकी हवा से ही संबंधित होगा। आई होप मेरे 17 मिनट मैंने जो मेहनत की है, 17 मिनट क्या 20 मिनट ही हो गई एक तरीके से, मैंने 20 मिनट आपके सामने मेहनत की है और इन क्वेश्चन को इकट्ठा करने में जो पूरे दिन में 2-3 घंटे जो मेहनत की है उसका आप मुझे फल देंगे और शेयर भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिए, हम आपके लिए रेगुलर इसी प्रकार की वीडियोज़ प्रोवाइड करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।